नमस्कार, योर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार ने आज शुरुआत कमजोर की थी। कमजोर शुरुआत के बाद आज रिकवरी की कोशिश हो रही है। कल हमने एक खराब सत्र देखा बाजारों के लिए, लेकिन आज कम से कम हम देख रहे हैं कि संभल रहे हैं बाजार। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 300 अंकों की रिकवरी है लोअर लेवल से, अब बाकायदा हर निशान में ट्रेड कर रहा है 47,300 के ऊपर जाकर। निफ्टी 21,550 के आसपास है। दिन के निचले स्तर से देखेंगे तो 100 अंकों की रिकवरी वहां पर भी दिखेगी। हालांकि अभी भी थोड़े से प्रेशर के साथ वहां पर आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। आज जो शेयर निफ्टी को कम से कम सहारा देने का काम कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे कुछ कुछ बैंकिंग स्टॉक्स का सपोर्ट है। आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, वहां से सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा एचसीएल टेक और टीसीएस सपोर्ट है। आज ये दोनों शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। एचसीएल टेक है निफ्टी का टॉप गेनर। और इंश्योरेंस शेयरों, खासतौर से लाइफ इंश्योरेंस वाली जो कंपनीज हैं, एसबीआई लाइफ या फिर एचडीएफसी लाइफ, एलआईसी में भी आज हम तेजी देख रहे हैं। तो बाजार के ये कंट्रीब्यूटर्स रहे, लेकिन कुछ ऐसे शेयर जो कमजोरी बना रहे हैं बाजार के ऊपर, प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं, उसमें वायदा बाजार में अगर आप देखेंगे तो मणप्पुरम फाइनेंस में करीब 6% के आसपास की गिरावट है। आईजीएल का शेयर, यूबीएस का एक डबल डाउनग्रेड आया, उसके चलते हम करीब 4% के आसपास की कमजोरी देख रहे हैं। और एनर्जी पैक से चूंकि लगातार हमने बड़ी तेजी देखी है, बीपीसीएल, ओएनजीसी, आरईसी, ये तमाम शेयर आज कमजोर हमें दिख रहे हैं आज के बाजार में। तो आपकी हम पूरी की पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे कि आज के सत्र में आपको इंडेक्स में किस तरह से ट्रेड करना है, शेयरों में कहां पर मौके में बनेंगे, और आपके जो भी सवाल हैं शेयरों से जुड़े उनको भी शो में हम शामिल करेंगे ही। सवाल पूछने का तरीका बेहद साधारण है। आपके स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में हमारा नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, उस पर आप फ़ोन कीजिए, एसएमएस कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, जो भी आपको तरीका सही लगता हो। और सोशल मीडिया के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया का पता आपके स्क्रीन पर, हमारे तीनों ही प्रमुख प्लेटफॉर्म का। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे गौरांग शाह जियोजित फाइनेंशियल के, और अंशुल जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। शुरुआत अंशुल आपसे करना चाहेंगे। शुरुआत कमज़ोर, उसके बाद रिकवरी, अब एक थोड़ी सी संतुलन बनाने की कोशिश है पिछले आधे घंटे से। 21,550 के आसपास है निफ्टी। आपको लगता है अंशुल की रिकवरी थोड़ी सी और यहाँ से एक्सटेंड होगी? और मान लीजिए किसी कुछ ट्रेड लेना हो इंडेक्स में, पहले तो ये बताइए लेना है या नहीं लेना है, और अगर लेना अगर है तो कहाँ बनता है? नीचे थोड़ा सा आए तो क्या ज़्यादा क्वेश्चन होगा 21,500 के आसपास? गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत क्रूशियल जंक्शन पे है। परसों भी क्लोजिंग शो में हम बात कर रहे थे कि 21,500 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा स्पॉट पे, और आज भी हमने 21,500 को रिजेक्ट किया है। और अगर निफ्टी पे देखें तो 5 दिन के लोज के नीचे आज एक फेल्ड लो की फॉर्मेशन हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि बेयर्स जो इनिशियल मॉर्निंग में जो बेयर्स थे, जो गिफ्ट निफ्टी को 50 पॉइंट नीचे देख के शॉर्ट किए हैं, वो पूरी तरीके से ट्रैप लग रहे हैं। और आज का इंट्राडे जो स्पॉट निफ्टी पे हाई है 21,570, ये निकलने के बाद तुरंत निफ्टी में बाई इनिशिएट करना चाहिए। 21,600 का कॉल भी ले सकते हैं या फ्यूचर भी इनिशिएट कर सकते हैं। 50-60 पॉइंट की बहुत आराम से शॉर्ट कवरिंग वहां से ट्रिगर होगी। तो बेसिकली 21,620, 21,640 का टारगेट में लेके चल रहा हूँ कि हमको क्लोजिंग तक मिल जाना चाहिए। सब्जेक्ट टू 21,500 के ऊपर हम सस्टेन करें तो 21,500 स्पॉट निफ्टी का स्टॉप लॉस भी रहेगा। बैंक निफ्टी रिलेटिवली थोड़ी सी वीक है, बट अगेन वहां भी कल के लो के नीचे एक फेल्ड लो की फॉर्मेशन रही है, और हम बहुत वायलेंटली कल का लो तोड़ के उसके ऊपर आए हैं। तो शॉर्ट्स यहाँ भी ट्रैप दिख रहे हैं। एक बार इंट्राडे हाई 47,400 स्पॉट पे निकल जाता है तो यहाँ भी 300 पॉइंट की रैली बहुत आराम से बनेगी। तो यहाँ भी 47,400 स्पॉट निकलने का वेट करना चाहिए। उसके बाद लॉन्ग करेंगे तो 300 पॉइंट का मूव आराम से मिल सकता है। तो दोनों में लॉन्ग की सजेशन रहेगी, लेकिन कंडीशनल लॉन्ग है। रेजिस्टेंस लेवल निकलने के बाद ही लॉन्ग ट्रेड करना चाहिए। ठीक है। तो ये है राय बाजार पर। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपके सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपको बता ही दिया है, और इस बीच हमें सवाल आया है व्हाट्सएप पर पुणे से एक नाथी धवल जी का। टाटा टेक इन्होंने लिया हुआ है। टाटा टेक का स्टॉक है इनके पास 40 शेयर्स, 500 रुपए पर इन्होंने लिया हुआ है। एक बार इस पर सलाह लेते। Everyone in this hall and most Indians, as Chief Minister of Gujarat, you used to say, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, and that is how you made Gujarat India's growth engine. Now, as Prime Minister of India, your mission is दुनिया के विकास के लिए
भारत का विकास. You are working on the mantra of global good and make India the world's growth engine. The story of your journey from Gujarat to the global stage in just 2 decades is nothing short of a modern epic. Today, and in today's India, is the best time for young people to enter the economy, to innovate, and to provide ease of living and ease of earning to hundreds of millions of people. The coming generations will indeed be thankful to Prime Minister Modi for being both a nationalist and an internationalist. You have laid a solid foundation for Viksit Bharat, India as a fully developed nation in Amrit Kal. No power on earth can stop India from becoming a $35 trillion economy by 2047. And as I see, Gujarat alone will become a $3 trillion economy. Therefore, I am confident, every Gujarati is confident, and every Indian is confident that the Modi era will take India to new summits of prosperity, progress, and glory. Thank you very much, sir. Jai Gujarat, Jai Jai Garvi Gujarat, Jai Hind. Thank you very much, sir. बिल्कुल, तो ये हम वाइब्रेंट गुजरात समिट इस वक्त चल रहा है, वहाँ पर मुकेश धीरूभाई अंबानी एड्रेस करते हुए हम आपको बीच बीच में उस इवेंट के जो ताज़ा तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला वापस से शुरू करेंगे। हमें क्वेरी मिली थी एक दर्शक की, एक नाथी धवल जी ने टाटा टेक 40 शेयर 500 रुपये के भाव पर लिया हुआ, ये आईपीओ के समय की खरीद जान पड़ रही है जी। आईपीओ के समय इन्होंने शायद ये स्टॉक लिया हुआ है, हाल फिलहाल की खरीद है। बात तो नहीं हो पाई कि इनका नज़रिया क्या है स्टॉक पर, बट गौरांग आप सजेस्ट करिए टाटा टेक में अभी क्या करें। धन्यवाद पूजा आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो आईपीओ के समय पर ही आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज में निवेश की राय दी थी। बहुत शानदार लिस्टिंग हुई, 500 का फ्लोर प्राइस था जिस स्तर पर लोगों को शेयर दिए गए। लिस्टिंग के पश्चात हमने 1400 के भी लक्ष्य देखे, और उसके पश्चात एक दायरेबंद कारोबार और करीबन 1150 के आसपास मौजूदा स्तर। तो अगर इनका निवेश लंबी अवधि का है तो हम बने रहने की राय देंगे, और 1100 के आसपास अगर गिरावट में आता है और किसी को नया निवेश करना है तो उसकी भी राय होगी, और इनको भी अगर और खरीदना है लंबी अवधि के लिए और अगर पूंजी है इनके पास तो मैं इनको भी कहूंगा कि आप जोड़ सकते हैं 1100 के पास आ जाए तो कंफर्ट थोड़ा सा और बन जाएगा टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर में खरीदारी को लेकर। अगले दर्शक को जोड़ेंगे, दिल्ली से पारस जैन हमारे साथ हैं। पारस जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। हेलो सर। जी पूछिए सर। सर मेरे पास एचडीएफसी बैंक के 100 शेयर हैं 1680 के रेट पे। एक साल का नजरिया है मेरा। 1680 के रेट। और मैंने जी आपने हाल फिलहाल ही खरीदे हैं पारस जी शेयर ये? हाँ जी। और सर मैंने हैप्पी फोर्जिंग परचेज किया है। हाँ जी 17 शेयर है मेरे पास। भाव एक साल के लिए होल्ड करना चाह रहा हूँ। अलॉटमेंट पे ही है सर अभी आईपीओ में। किस प्राइस पर आपने लिए हैप्पी फोर्जिंग, जरा बताएंगे? हाँ जी सर, अलॉटमेंट सर मेरा, मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है चलिए, आप तब तक निकाल कर रखिए, तब तक आपके मैं शेयरों पर राय ले लेता हूँ। एचडीएफसी बैंक 1700 के भाव के आसपास की खरीद है और 1690 की खरीद है, और इनके भाव से थोड़ा सा नीचे आकर शेयर ट्रेड कर रहा है। हालांकि हमने 1500 रुपये के भाव से रिबाउंड करने की कोशिश दिखी शेयर में, लेकिन अब कुछ दिनों से ये ठंडा है क्योंकि चला है रीसेंट अपने लो से ठीक ठाक चल गया है। गौरांग सर नमस्कार। एचडीएफसी बैंक, इसमें तो कोई सवाल होना नहीं चाहिए किसी को, अगर लंबी अवधि के लिए रखना है तो क्या सलाह देंगे आप? आपको भी सादर प्रणाम और नमस्कार अभिषेक जी। तो निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के विलय यानी कि मर्जर के बाद बहुत ही मजबूत बैलेंस शीट है एचडीएफसी बैंक की। और जो भी टिप्पणियां अब तक हमने
कुछ बैंक और एनबीएफसी के मैनेजमेंट की तरफ से एडवांसेस, डिपॉजिट्स, कासा रेशियो और लोन बुक के आंकड़े जो हमने देखे और सुने, उसी के आधार पर हमें लग रहा है कि नतीजे अच्छे आने चाहिए। मात्र तीसरे तिमाही के नहीं, लेकिन चौथे और अगले वित्तीय वर्ष के भी अच्छे आएंगे। 2000 से लेकर के 2200 तक के लक्ष्य एचडीएफसी बैंक पर, तो आप निवेशित रहे। हैप्पी फोर्जिंग्स लिमिटेड पर 850 का मेरे ख्याल से फ्लोर था यहाँ पर, जिस स्तर पर लोगों को शेयर दिए गए थे। आईपीओ नोट द्वारा हैप्पी फोर्जिंग्स में भी हमने लंबी अवधि के लिए निवेश करने की राय दी थी। तो मैं इनको एक ही कह सकता हूँ कि लंबी अवधि के लिए आप पहले तो बने रहे, और इनको भी यही राय दूंगा कि अगर और जोड़ना है तो गिरावट पर जोड़े, और अगर किसी को नया निवेश भी करना है तो वो भी कर सकते। ठीक है, तो हैप्पी फोर्जिंग्स लेवल्स तो नहीं थे आपके हमारे पास क्लियरली, लेकिन ये सलाह आपको दी जा रही है, अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं और तेज़ी के लिए, और एचडीएफसी पर भी होल्ड करने की राय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और पुणे से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, संग्राम जगताप जी। नमस्कार संग्राम, पूछिए किस स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ, मेरे 2 स्टॉक्स के बारे में सवाल है। एक DHFL जो है डिफॉल्टर है, वी ऑल नो, उसमें मेरे कुछ शेयर्स थे, उसके बारे में कुछ कर सकते हैं क्या? क्योंकि हम NSE की आपकी वो एडवर्टीजमेंट देखते, तो उसके बारे में मुझे पूछना है, डिफॉल्टर के बारे में क्या कर सकते हैं। और दूसरा है एस बैंक, जिसके 665 शेयर्स है मेरे पास, 655, और उसका एवरेज प्राइस है 49 रुपीज, तो उसके बारे में राय चाहिए थी। ओके, 49 ये कब लिया है आपने, कब की खरीद है आपकी? ये पुरानी खरीदी है, 2-3 साल पहले की। काफी पहले की लग रही है 49, और वहां से तो हम देख रहे हैं स्टॉक गिरावट पे ही था। काफी मुश्किल से हमने देखा कि 20 रुपए के पार ये स्टॉक निकला, अब आज 4% ऊपर है, लेकिन आपके लेवल से तो ये अभी भी काफ़ी नीचे है। पहले इस पर सलाह ले लेते हैं येस बैंक पर। अंशुल, आप सजेस्ट करिए येस बैंक में क्या करें, काफ़ी नीचे आ चुका है ये स्टॉक, अभी कोई रिकवरी, किसी तरह का पुल बैक आप देख रहे हैं स्टॉक में जहाँ पर इनको निकल जाना चाहिए स्टॉक से? जी पूजा जी, देखिए येस बैंक में एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस था 20.75 रुपए का, इसने एक बेस ऑन बेस पैटर्न बनाया है 15.50 रुपए पे, और अब ब्रेकआउट दिया है 21 रुपए का। तो स्ट्रक्चरली अगर कहें तो ये शॉर्ट टर्म बुल रन में आया है, स्टॉक 25 रुपए चल रहा है, जो इमीडिएट स्विंग हाई 24 था, इसको भी बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस किया, और जो रैली आई है वो 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट 200-300% इसमें कैंडल्स रही हैं। तो ब्रॉड बेस्ड बाइंग है, आराम से ये स्टॉक 32 रुपए तक आपको शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा। वहां से थोड़ा ऊपर जाना मुश्किल रहेगा क्योंकि वो स्विंग हाई था। तो 32 रुपए के आसपास कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग करके, लॉस बुक करके वापस डिप्स पे बाई कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं भी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय देंगे तो 49 का रेट मिल जाएगा, बट ये थोड़ा सा समय लगभग 1.5 से 2 साल का लगेगा। 49 1.5 से 2 साल में भी अगर 49 हो जाए 25 वाला शेयर, तो बहुत अच्छी रफ्तार कहेंगे, थोड़ा नहीं है, मतलब फिर तो थोड़ा ये वाकई 25 रुपए के आसपास है। 32 रुपए के भाव आपको कुछ सत्र में मिल जानी चाहिए। उसको अगर क्रॉस करके आगे बढ़ा तो 49 पे नज़र रखिए। अदरवाइज आप चाहते अगर आप एक काम और कर सकते हैं कि 32 के आसपास थोड़ी प्रॉफिटिंग कीजिए, थोड़ा नीचे आए फिर से शेयर लीजिए। ये रणनीति भी आपके लिए कारगर साबित होगी। आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक को जोड़ेंगे। दिल्ली से जेके जैन हमारे साथ हैं। जैन साहब नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ नमस्कार अभिषेक जी, पूजा जी नमस्कार, और गौरान साहब को भी बहुत बहुत नमस्कार। आज पहली बार गौरान जी से बात मेरी हो रही है। मेरा एक तो TCS है मेरे पास 3880 रुपए में 10 शेयर। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ इन्हीं तो होल्ड करूँ क्या और ऐड कर लूँ? और एक मुझे बजाज ऑटो और बजाज फाइनेंस पे गौरान साहब की राय चाहिए, क्या मैं खरीद सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए करंट रेट से? बहुत बढ़िया, आपके तीनों शेयरों का चुनाव तो अच्छा है जैन साहब। पूछ लेते हैं कि टाइमिंग किस तरह की रखनी है, कितना समय देना है। TCS आपके पास है, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस खरीदने की इच्छा है। गौरांग सर आपकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, मतलब देखिए आपसे बात करते हुए ना चेहरों पर लोगों की खुशी आ जाती है। शुरुआत कर लेते हैं TCS से, नतीजे आ जाएंगे कल शाम बाजार बंद होने के बाद। क्या सलाह देंगे? लॉन्ग टर्म अगर निवेशक है तो कोई तनाव की बात नहीं है, कितनी ग्रोथ आप देख रहे हैं और
बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, उसमें क्या करना है? तो सबसे पहले तो फैन फॉलोइंग का आपको ही और आपके चैनल को धन्यवाद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके माध्यम के द्वारा ही हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, और हम तो निमित्त मात्र है अभिषेक। जो बुद्धिमत्ता G20 is a defining moment in our modern history. Honorable Prime Minister, you don't just predict the future, you shape it. You have reoriented India to become the world's fastest growing nation and position her as the global social champion driven by the two philosophies of Vasudhaiva Kutumbakam and a Vishwaguru. And the best is yet to come. With your foresight in harnessing India's youth to build a Viksit Bharat and make India a fully developed nation by 2047, you have ensured that the India of today is poised to shape the global future of tomorrow. Honorable Chief Minister, at the previous summit, I announced our investment of over rupees 55,000 crores by 2025. We have already surpassed rupees 50,000 crore across the various sectors I had promised, and have vastly exceeded our target of 25,000 direct and indirect jobs. Today, I commit to further investments. We are constructing the world's largest green energy park in Khavda district, Kutch, generating 30 gigawatt of our renewable energy over 725 square kilometers. Even visible is from space. We are expanding the green supply chain for an Atmanirbhar Bharat and creating the largest integrated renewable energy ecosystems. This includes solar panels, wind turbines, hydrogen electrolyzers, green ammonia, PVC, and expansion in copper and cement projects. Over the next 5 years, the Adani Group will invest over rupees 2 lakhs crore in Gujarat, thereby creating over 100,000 direct and indirect jobs. I am grateful for your support. It is my commitment that I will do my part to contribute to a Viksit Gujarat. Thank you. Jai Jai Garvi Gujarat. Jai Hind. ब्रेक से पहले आपसे हम टीसीएस पर व्यू ले रहे थे, माफी चाहेंगे आपको रोकना पड़ा क्योंकि हम वाइब्रेंट गुजरात समिट चले गए थे, वहां पर गौतम अडानी जी का संबोधन चल रहा था। बताइए टीसीएस पे क्या करना है, और बजाज ऑटो और बजाज फाइनेंस क्या सही लेवल पर है, खरीद लेना चाहिए? यही बता रहे थे। धन्यवाद अभिषेक, और आपके चैनल के माध्यम के द्वारा हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, और हम तो निमित्त मात्र हैं। तो धन्यवाद करना चाहेंगे आपका, आपके सहयोगी का और चैनल का, और जैन जी को भी सादर प्रणाम और नमस्कार हमारे तरफ से। तो तीनों ही कंपनियों के ऊपर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। टीसीएस का जैसे आपने सही फरमाया था, नतीजे कल आएंगे, थोड़ा बहुत उठापटक हो सकती है नतीजों को ध्यान में रखते हुए। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आप पहले तो टीसीएस में निवेशित रहे, और जुड़ना है तो जोड़ सकते हैं। बजाज ऑटो और बजाज फाइनेंस, अब बजाज ऑटो पर कल एक खबर आई थी बायबैक को लेकर के, 10,000 के स्तर का बायबैक है। तो बायबैक को लेकर के तो हम कभी राय नहीं देते, शेयर देने के लिए कंपनी को खरीदने के लिए वापस बने रहे बजाज ऑटो में। वहां पर भी अगर निवेश करना है तो ये खबर के कारण थोड़ा बहुत उछला है बजाज ऑटो का शेयर। तो इस स्तर पर शुरुआत करें और गिरावट पर जोड़ते जाए, और उसी तरीके से बजाज फाइनेंस, यहाँ पर भी आप शुरुआत करें जैन साहब निवेश करने की, और पूरी ताकत लगा करके मत कीजिए, नीचे थोड़ी जगह रखिए। अगर गिरावट आती है तो आप और जोड़ सकते हैं, लेकिन निवेश करना इन दोनों ही कंपनियों में शुरू कीजिए। टीसीएस में निवेशित रहे, और अगर और जोड़ना है तो ये नतीजे आ रहे हैं कल, तो थोड़ा आपको मौका मिलेगा निचले स्तर पर, तो वहां पर भी आप जोड़ सकते हैं।
बढ़िया शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके रखें। थोड़ा नीचे मिले तो और निवेश को बढ़ाइए। और बजाज ऑटो और बजाज फाइनेंस दोनों ही बढ़िया शेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप इसमें ना चरणों में निवेश कीजिए, एक साथ पूरा दम लगा के मत डालिए पैसे, धीरे धीरे अलग अलग लेवल्स पर आप इसमें निवेश कीजिए। नीचे अगर मिले तो बढ़िया है, आपके लिए मौके बन जाएंगे। हमारे अगले सेगमेंट का ऑप्शन के चैंपियंस। और इस सेगमेंट में हमारे साथ जेम फाइनेंशियल सर्विसेज से अक्षय भागवत मौजूद हैं। अक्षय, थैंक यू सो मच समय देने के लिए जीना स्वदेश को। बताइए क्या रणनीति सुझाएंगे आप? गुड मॉर्निंग। तो जो स्टॉक का चुनाव किया है ऑप्शंस के चैंपियन के लिए, स्टॉक का नाम है वोल्टास। करंट मार्केट प्राइस है 1019 कैश मार्केट में, और डेरिवेटिव्स और टेक्निकल बेसिस पे हम ये टारगेट प्रोजेक्ट करके चल रहे हैं जनवरी मंथ में 1075 की। तो इसके तेजी के व्यू में पार्टिसिपेट करना है आपको ऑप्शंस के जरिए। रणनीति है आपको वेनिला कॉल बाय करनी है 1040 कॉल, करीबन 15.5 17.5 ये रेट है उसके। तो आपका टारगेट, पहला टारगेट है 34, सेकंड एक्सटेंडेड टारगेट 41 बनेगा, और स्टॉप लॉस बनेगा 7। लॉट साइज है वोल्टास का 600, तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट पोटेंशियल बनेगा स्ट्रेटेजी में 12,000 का, और रिस्क या लॉस स्टॉप लॉस के हिसाब से 6,000 का। ठीक है, वोल्टास के शेयर में आज अच्छी गर्मी है। 1040 वाली कॉल खरीदनी है आपको, और इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। 15.5 से 17.5 रुपए के बीच आपको ये कॉल मिल जाएगी। लक्ष्य 34 और 41 रुपए का, स्टॉप लॉस 7 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 12,000 और अधिकतम नुकसान जो है मुनाफे का आधा यानी कि 6,000 रुपए इस कॉल में। वोल्टास में देखने की ठीक ठाक तेजी है, 2.5% के आसपास ये शेयर ऊपर है। 1020 रुपए के आसपास का भाव है। अब सीधे चलेंगे गुजरात, वहां से अगले दर्शक को जोड़ेंगे। शाहरुख शेख हमारे साथ हैं। शेख साहब नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? अच्छा ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनका सवाल हमारे पास आ गया है। डीसीबी बैंक के शेयर हैं 102 की संख्या में 145 रुपए के भाव पर। डीसीबी बैंक मैंने हाल फिलहाल तेजी देखी भी है डीसीबी बैंक में, और जो छोटे साइज के बैंक से वहां पर हम अपेक्षाकृत ठीक ठाक तेजी देख रहे हैं। डीसीबी बैंक, गौरांग सर आप राय दीजिए। आपका तो बहुत पुराना मुझे याद आता है, डीसीबी बैंक पर तो आपका भरोसा करीब 1 दशक पुराना है, क्या वो अभी भी कायम है, और क्या सलाह होगी आपकी? आपकी याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी बिल्कुल अभिषेक। काफी पुरानी कवरेज थी इसके ऊपर, डीसीबी बैंक के ऊपर, और लक्ष्यांक आने के बाद हमने हमारी कवरेज निकाल दी थी और मुनाफा वसूली की राय दी थी। तो मौजूदा कवरेज नहीं है डीसीबी बैंक पर, इसलिए इसके ऊपर मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बैंक सक्षम है और काफी बड़ा परिवर्तन हुआ है कुछ समय में। कुछ दिक्कतें थी अभिषेक इसकी शाखाओं को लेकर के, ब्रांचेस को लेकर के, जो कि 320 पे लिए साफ सुथरी हो रही है धीरे धीरे करके बैलेंस शीट। इसी स्तर के आसपास एक निजी क्षेत्र की बैंक जहां पर हमारी कवरेज है वो है फेडरल बैंक। तो कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह। डीसीबी बैंक पर आप चाहें तो परिवर्तन भी कर सकते हैं, स्टॉक से निकलकर किसी और अच्छे स्टॉक्स में भी आप एंट्री ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर फेडरल बैंक फिलहाल अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। अगले दर्शक का सवाल आया है राजस्थान से शांति लाल जैन जी का, और इनके पास एंजल वन का स्टॉक है 98 शेयर, इन्होंने 320 पर लिया हुआ है। ये लेवल देखना होगा, ये कब के लेवल्स हैं, क्योंकि काफ़ी पहले की खरीद लग रही है इनकी 320 पर अगर इन्होंने यहाँ पर एंट्री ली होगी तो, और अच्छा खासा मुनाफा भी इनको फिर स्टॉक में हो रहा है एंजल वन में। अंशुल क्या राय होगी एंजल वन में? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लंबा समय दे चुके हैं ऑलरेडी, अभी क्या करना चाहिए इन्हें, और समय दे एंजल वन में, और आगे टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप स्टॉक में? देखिए, एंजल वन में स्ट्रक्चरल बुल रन चल रहा है, और इसमें प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लेना ज्यादा वाइबल सौदा रहेगा, क्योंकि इसमें अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज को पूरी तरीके से, जो रैली 1200 से चालू हुई थी और अभी 3700 पे हम खड़े हैं, 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को पकड़ के चल रहा है। तो इसमें 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, जो कि 3400 है। तो यहाँ से 3400 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड इसी तरीके से कंटिन्यू रही तो 4200 तक का पहला टारगेट दिख रहा है, और उसके ऊपर निकलते हैं तो फिर टारगेट रिवाइज करेंगे। बट फिलहाल के लिए 3400 क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा और 4200 का टारगेट रहेगा।
ठीक है, 42 रुपए के टारगेट्स एंजल 1 के लिए काफ़ी तेज़ रफ्तार से दौड़ा है ब्रोकिंग स्पेस में ये शेयर। जामनगर से अजय हमारे साथ हैं। अजय नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार जी, मैंने टाटा कम्युनिकेशन के 55 शेयर लिए थे 1810 के रेट पर जी। तो अभी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी काफी नीचे चला गया है। टाटा कम्युनिकेशन आपने कब लिए थे अजय जी शेयर? ये लगभग 1 महीना हो गया है। 1 महीना पहले टाटा कम्युनिकेशन, ठीक है, बढ़िया है। 1810 के भाव हैं, अब 1720 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, नीचे आ गया है। निवेशक हैं, समय दे सकते हैं इसमें। गौरांग सर, टाटा कम्युनिकेशन क्या आपको लगता है कि ये शेयर एक्चुअली काफ़ी चला हुआ है, अब कितनी गुंजाइश बचती इसमें? और दूसरा सवाल ये कि क्या वैल्यूएशंस के लिहाज से अब ये आकर्षक या फिर वाजिब भाव पर है? अभिषेक, पहले खरीदारी की राय थी और लक्ष्य आने के बाद हमने अभी रिड्यूस यानी कि कम करने की या फिर बेचने की राय दी है टाटा कम्युनिकेशन पर। आपका प्रश्न था मूल्यांकन को लेकर के कि क्या ये सही मूल्यांकन है, तो थोड़ा बहुत महंगा लग रहा है और जिस स्तर पर इन्होंने खरीदा है 1800 के पार, वो थोड़ा बहुत महंगा है। हो सके तो यहाँ पर इस स्तर पर आप निकलने की प्रयास कीजिए, और अगर यहाँ से निकलते हैं और विकल्प के रूप में अगर मुझे कोई और शेयर सुझाना है यहाँ पर, तो हमने एचडीएफसी बैंक की राय दी, टीसीएस की राय दी, बजाज ऑटो और बजाज फाइनेंस खरीदारी की राय दी। वित्तीय क्षेत्र में अभिषेक हमें 2 विकल्प ध्यान में आते हैं एचडीएफसी बैंक के अलावा, वो है एक्सिस बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक। अगर ये टाटा कम्युनिकेशन में से निकल करके दोनों में से किसी एक बैंक चुनते हैं, एक्सिस बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक, तो हम इतना बिल्कुल कह सकते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत नुकसान इनको हो रहा है उसकी भरपाई तो हो जाएगी और उसके ऊपर मुनाफा भी मिलने की संभावना है, बशर्ते कि ये अपना नजरिया थोड़ा लंबी अवधि का रखे। ठीक है, तो लंबी अवधि में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स पर आप नजर रख सकते हैं। टाटा कम्युनिकेशन से बेहतर विकल्प ये नजर आ रहे हैं, तो आप वहां पर एंट्री ले लीजिए, आपको मुनाफा भी होगा, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको इन स्टॉक्स में। अगले दर्शक हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, अनिल जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, अनिल सेन। अनिल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम, मेरे पास 2 स्टॉक है, ब्लू स्टार और एस्ट्रल। मैडम ब्लू स्टार में हम 1010 की खरीद मैम कर कहते हैं। हेलो, ठीक है, 1010 की खरीद मैम, 48 शेयर है मैम। और एस्ट्रल मैम 1860 की खरीद है मैम, 40 शेयर है। 1860 पर आपने एस्ट्रल पॉली लिया था। ब्लू स्टार का लेवल एक बार वापस से बताएंगे? मैडम 1010 की खरीद है मैम, 50 शेयर है। ठीक है, 50 शेयर्स 1010 पर इन्होंने लिया हुआ है और नुकसान हो रहा है। थोड़ा ऊपरी लेवल पर आपने एंट्री ले ली थी ब्लू स्टार में। अंशुल जी क्या सलाह होगी? ब्लू स्टार रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले स्टॉक में, काफ़ी अच्छी तेज़ी, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे भी आया है और वहीं पर इन्होंने एंट्री भी ले ली है। अभी क्या करना चाहिए ब्लू स्टार में और कितना समय इनको देना होगा वापस से 1000 के ऊपर लेवल्स के लिए? देखिए, ब्लू स्टार में से तो क्लियरली एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि ऊपरी स्तर से जो रिजेक्शन आया है वो काफी हार्ड आया है, और हालांकि वॉल्यूम्स मिसिंग है बट रिजेक्शन काफी हार्ड है। और करंट वीक में भी जो कैंडल की फॉर्मेशन है वो रिजेक्शन कैंडल की फॉर्मेशन है, तो करंट मार्केट प्राइस से एग्जिट कर लेना चाहिए या 940 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। बेटर सलाह ये रहेगी कि करंट मार्केट प्राइस से एग्जिट कर लें। वहीं दूसरा स्टॉक जो एस्ट्रल है इनके पास, वो भी एक स्ट्रक्चरल डाउन ट्रेंड में आता हुआ दिख रहा है, एक बॉक्स की फॉर्मेशन है। नीचे में मेजर सपोर्ट है 1770 का, 1770 के नीचे स्टॉक काफी हद तक वीक रहेगा। 1400 रुपए के टारगेट रहेंगे, तो इस स्टॉक में से भी क्लियर एग्जिट की सलाह रहेगी। दोनों स्टॉक पहले स्ट्रक्चरल बुल रन में थे, अब पीक आउट होके प्रॉफिट बुकिंग में आ रहे हैं, तो काफी हार्ड करेक्शन यहाँ से आगे भी 20-30% का देखा जा सकता है। एग्जिट की सलाह रहेगी। ठीक है, एस्ट्रल से एग्जिट की सलाह है। अगले दर्शक को साथ जोड़ेंगे और पटना से आशुतोष कुमार हमारे साथ हैं। आशुतोष जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए?
आशुतोष से संपर्क टूट गया है, लेकिन इनके पास जो शेयर हैं, एक तो हाल की लिस्टिंग है IREDA 500 शेयर हैं 109 रुपए के भाव पर, और दूसरा शेयर है गेल 500 शेयर है 140 के भाव पर। गेल अपने भाव के आसपास है या फिर थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन IREDA ये रिन्यूएबल एनर्जी की फाइनेंसिंग वाली कंपनी है और हाल फिलहाल ही लिस्टिंग हुई है, और लिस्टिंग के बाद ये शेयर खूब चला। अब ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग भी आ रही है, क्योंकि भाव पहुंच गया था 123 रुपए के आसपास। ग्रॉन्ग सर, IREDA 102 रुपए के आसपास आ गया, 109 की खरीद है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब ये लिस्टिंग पर डबल हुआ, जब शेयर कुछ दिनों में झटके में एक हम ये कहेंगे, अब क्या आपको लगता है कि थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट है और जिसको खरीदना है अब सही भाव पर फिर से आ रहा है शेयर ये? अभिषेक, 30 रुपए के आसपास मेरे ख्याल से IPO का स्तर था जहां पर शेयर दिए गए थे निवेशकों को, अगर मेरी याददाश्त सही है तो। और फिर हमने करीबन 110 के पार गया है, जो सर्वोच्चम स्तर बना था इसका। इनका निवेश थोड़ा ऊपरी स्तर पर है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो मैं बने रहने की राय दूंगा। और आपने सही फरमाया, ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी या फिर ऊर्जा उत्पादन जो क्षमता होती है खड़ी करने की, वो प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करती है, पावर प्रोजेक्ट्स। और सूर्य और वायु से जो ज्यादातर नई ऊर्जा खड़ी होगी वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग ये कंपनी कराएगी। हमने मैनेजमेंट की टिप्पणी को भी सुना था और कारोबार के लेके आश्वासन दिया मैनेजमेंट में कि आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा कामकाज होगा और काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट से फाइनेंस करेंगे। IPO नोट द्वारा IPO में निवेश की राय दी थी। निवेश है लंबी अवधि के लिए तो बने रहें, किसी कारणवश गिरावट आती है तो और भी जोड़ सकते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है हमारी, तो बने रहने की राय भी दोनों ही शेयर। तो ये है सलाह आपके दोनों ही स्टॉक्स पर। से सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी का सवाल हमें आया है, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम नमस्कार, मेरे पास पेटीएम है 60 शेयर, एवरेज है 1038 का। ठीक है। और PDS है मेरे पास 500 शेयर है, एवरेज है 305 का। तो पेटीएम में मैं क्या करूं? PDS में तो आप मुनाफे में, लेकिन पेटीएम में नुकसान काफी हो रहा है आपको। ठीक है, अंशुल जी सलाह दीजिए इनके दोनों ही शेयरों पर। पेटीएम 1038 पे ले लिया था, यहाँ पर थोड़ी ऊपरी लेवल पर इन्होंने एंट्री ले ली थी, नुकसान हो रहा है। और ये इनकी एवरेज भाव है 1038 का, तो वहाँ से भी स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है, 680 पर कारोबार कर रहा है। PDS में तो हालांकि ये मुनाफे में है, अभी 500 शेयर 305 पर लिया हुआ था, और इधर तो इनका मुनाफा हो रहा है करीब 1 लाख से ज़्यादा का, लेकिन पेटीएम में नुकसान है इन्हें। क्या सलाह देंगे दोनों ही स्टॉक्स पर? जी पूजा जी, काफी अच्छा लगा जबलपुर से सवाल सुन के। मैं भी जबलपुर का हूँ, तो अच्छा लगा देख के कि मेरे शहर के लोग बढ़ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जहां तक पेटीएम की बात है, पेटीएम से क्लियरली एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि चार्ट पे जो ब्रेकडाउन आया था वो स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन था, और इस स्टॉक में काफी समय लगेगा वापस से अपने हाइस को गेन करने में। बल्कि दूसरा स्टॉक जो इनके पास PDS है वो काफी अच्छा लग रहा है, उसमें 399 का एक बड़ा बेस बना था लगभग 1.5 साल का, और वहां से ब्रेकआउट दिया है। तो पेटीएम को बेच के PDS में ही और अपनी बाइंग को बढ़ा सकते हैं। इस स्टॉक में ऐसा लग रहा है कि 1-1.25 साल का अगर समय देते हैं तो 800 850 रुपए का टारगेट मिल जाएगा। तो पेटीएम का कैपिटल PDS में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो पूरा जो लॉस है रिकवर होकर प्रॉफिट में आ जाएंगे। ओके, तो ये रणनीति है आपके लिए। पेटीएम का जो कैपिटल है वो PDS में लगा दीजिए, क्योंकि उसके चार्ट स्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं और इससे आपको अच्छा मुनाफा भी होगा। को शामिल कर लेते हैं। हमारे पास मुंबई से राजेश जी का सवाल आया है। रिलायंस इंफ्रा पर 6200 शेयर्स हैं और 90 रुपये पर इन्होंने इस स्टॉक को लिया हुआ है। अंशुल, क्या सलाह होगी आपकी? रिलायंस इंफ्रा पर काफ़ी अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री की है, और रिलायंस इंफ्रा जैसे स्टॉक में इनको अब देखिए 240 पर आ चुका है, आज भी 2% ऊपर है, और शेयरों की संख्या भी अच्छी खासी थी, इस वजह से भी करीब 9 लाख से ज़्यादा का मुनाफा इनको इस स्टॉक में हो रहा है। अभी क्या सजेस्ट करेंगे रिलायंस इंफ्रा में? कुछ स्टॉप लॉस आप इनको सुझाइए, और अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप चार्ट्स पर? देखिए, रिलायंस इंफ्रा में एक बड़ा VCP पैटर्न की फॉर्मेशन रही है। अगस्त 2022 से पैटर्न बनना चालू हुआ था और लास्ट वीक में इसका ब्रेकआउट आया है। तो मैं इसमें एक स्टॉप लॉस सजेस्ट कर देता हूँ 200 रुपए का। 200 रुपए के नीचे अगर क्लोज करता है तो स्टॉप लॉस इनका कटेगा,
नहीं तो जो पैटर्न का ब्रेकआउट है उसका टारगेट 350 से 380 के बीच में आ रहा है, लगभग 12 से 13 हफ्ता लगना चाहिए। तो इन्हीं टारगेट्स के साथ इनको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 200 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस जरूर ले लें। बाकी स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट जस्ट अभी आया है, तो अगले 12 से 13 हफ्ते स्टॉक में तेजी बनी रहेगी। ठीक है, रिलायंस इंफ्रा में तेजी बने रहने की उम्मीद है। अगले दर्शक को जोड़ेंगे, राजस्थान से प्रमोद हमारे साथ हैं। प्रमोद नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। अच्छा, क्वेरी है, सवाल है इनका। हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं जुड़े हैं, लेकिन सवाल ले लेते हैं। DCW के शेयर हैं 950 की संख्या में, 58 रुपए के भाव पर। ये केमिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है जो कि पिगमेंट्स बनाती है। और दूसरी कंपनी है इंटरनेशनल कन्वेयर, 250 शेयर हैं इसके, और इसके भाव की अगर हम बात करें तो भाव है 95 रुपए का। पहले DCW की बात करेंगे। गौरांग सर, DCW आज तो हम बड़ी तेजी देख रहे हैं, और वैसे ही केमिकल स्पेस में रह रहे के मूव्स आ रहे हैं। DCW का बिजनेस आपको किस तरह का दिख रहा है, और क्या इसमें निवेशित रहे तो और मुनाफा इनको होगा यहां से? गौरांग सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। क्षमा चाहूंगा अभिषेक, क्षेत्र अच्छा है, एक लंबे समय के बाद अब रुझान बेहतर लग रहा है। DCW पर कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ज्यादातर जो भी स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने पहले तो क्षमता विस्तार में निवेश किया था और रिसर्च और डेवलपमेंट R&D में भी निवेश किया था, नए प्रोडक्ट्स खोजने के लिए, इनोवेट करने के लिए। और अब वो सब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और प्रोडक्ट्स लॉन्च होना शुरू हो चुके हैं। भारत को छोड़ करके चाइना +1 पॉलिसी, यूरोप +1 पॉलिसी के तहत इन कंपनियों को विदेशों में भी अपने नक्शे कदम बढ़ाने का मौका मिलेगा। स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा DCW पर, क्योंकि कवरेज नहीं है। दोनों शेयरों पर, DCW पर और इंटरनेशनल कन्वेयर पर, इस पर एक टेक्निकल चेक ले लेते हैं। इस पर अंशुल जी क्या करना चाहिए? पहले आप इंटरनेशनल कन्वेयर पर राय दीजिए। छोटी साइज की कंपनी है, 500-550 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। हालांकि धीरे धीरे करके शेयर साल भर में डबल जरूर हुआ है। 50 रुपए का भाव था, अब 100 रुपए के आसपास ये कारोबार कर रही है। इसके चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं, और DCW पर भी आप राय दे दीजिएगा लगे हाथ ही। देखिए, इंटरनेशनल कन्वेयर में एक कर्व कैंडल का ब्रेकआउट आया था और उसके बाद उसी ब्रेकआउट पॉइंट को रीटेस्ट करने पिछले 4 हफ्ते में नीचे आया है। तो स्टॉक में एक बार वापस से जब फ्रेश ब्रेकआउट बनेगा 94 के ऊपर, तो इसमें तेजी डेवलप होगी। 125 से 130 रुपए तक के टारगेट रहेंगे। वहीं अगर सामने DCW देखूं, तो DCW में फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है VCP पैटर्न का, और पिछले 2 दिन के वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट 200% के आसपास है। तो दोनों में से अगर मेरे को एक सेलेक्ट करना होगा तो मैं एनी डे DCW सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि सेक्टर भी काफी तेज है और स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। कल ही का वॉल्यूम ले लें तो लगभग 42.7 मिलियन था, 1164% 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट वॉल्यूम था। ये स्टॉक 66-67 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो 95 से 100 तक के इसके टारगेट एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म मतलब 12 से 13 हफ्ते में बन जाएंगे। ओके, तो ये है सलाह, DCW पर होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है। मुंबई से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेश राठौर जी। सुरेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो हेलो जी सुरेश जी, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? पूछिए। सुरेश बोल रहा हूँ। जी जी हेलो, हाँ सुरेश बोल रहा हूँ। चलिए, सुरेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, लेकिन उनके हाँ मेरे पास गोवा कार्बन है सर। आपकी आवाज आ रही है हमें सुरेश जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ गोवा कार्बन है मैडम मेरे पास, 920 रुपए का। ओके, चलिए दोनों। और दूसरा जिम प्लास 1150। ठीक है, तो आपको 1150 का विमप्लास्ट देखना होगा, हमारे एक्सपर्ट कवर करते हैं कि नहीं, क्योंकि काफ़ी छोटी कंपनी लग रही है। लिक्विड काउंटर भी है, 760 करोड़ का मार्केट कैप भी है। तो ऐसे कंपनी में तो अगर आप फंस चुके हैं, क्योंकि काफ़ी ऊपरी लेवल पर आपने एंट्री ले ली थी, अगर निकलने का मौका हो सके तो निकलिए, अदरवाइज हम एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे अगर उनकी कवरेज हो तो। गोवा कार्बन पर सवाल ले लेते हैं। 60 शेयर्स 920 पर इन्होंने लिया हुआ और वहाँ पर भी इनको नुकसान हो रहा है दोनों स्टॉक्स में। क्या करें अंशुल, आप सजेस्ट करिए, टेक्निकली चार्ट्स पर कैसा लग रहा है आपको ये दोनों स्टॉक्स?
देखिए गोवा कार्बन में एक बहुत टाइटली कॉइल्ड पैटर्न बन रहा है। 584 590 का मेजर रेजिस्टेंस है। एक बार इसके ऊपर निकलता है तो स्टॉक में 720 750 रुपए तक की तेजी बनेगी, लेकिन इनका प्राइस मिलना काफी मुश्किल है। 720 750 के आसपास इनको स्टॉक से निकलना चाहिए। दूसरा विमप्लास्ट का चार्ट बहुत ज्यादा, चूंकि वॉल्यूम भी कम है और चार्ट भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। मैं बेटर एग्जिट की सलाह दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत तेजी किसी तरह की डेवलप होती नहीं दिख रही है। 580 अगर टूटता है तो फिर स्टॉक में थोड़ी सी मंदी आएगी 435 रुपए तक। तो क्लियरली विमप्लास्ट से तो एग्जिट करना चाहिए। गोवा कार्बन एक बार होल्ड कर सकते हैं 720 750 तक। तो विमप्लास्ट से तो जैसा कि आपने कहा एग्जिट कर लीजिए। गोवा कार्बन 700 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, वहाँ पर फिर से रिव्यू ले लीजिए। चलिए फिलहाल इतने सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। अंशु जी, गौरान जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाज़त।